इस कार्टून जर्नलिज्म के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी में कार्टून जर्नलिज्म का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। इंडिया के प्रोस्पेक्ट में नहीं, पूरे दुनिया के प्रोस्पेक्टिव में कार्टून जर्नलिज्म रेखाओं के से अपने को एक्सप्रेस करती है। पर कई बार हम लोग ये देख रहे हैं कार्टून जर्नलिज्म के 2006 के आसपास भी पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून बनाया गया और उसको लेके भी काफी विवाद हुआ। और कार्टून जर्नलिज्म जो है इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इसमें देखता है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम इन चीजों को लेते हैं के आसपास जो इस्लामी चीजों को लेके जो विवाद शुरू हुआ उसको एज अ कार्टून जर्नलिस्ट किस तरीके से देखते हो कि वो क्या है और कैसे उसका बिहेवियर है? देखो, आज का जो कंट्रोवर्सी है, कार्टून कंट्रोवर्सी, वो चाहे डेनिस कार्टून कंट्रोवर्सी हो या चाहे फ्रेंड्स का या फिर इंडिया में भी कभी कभी कार्टून फेमस होते रहे और कई उस पे बात डिबेट भी हुई है। इन सारे पूरे घटनाक्रम को अगर स्टोरी इसकी हिस्ट्री को आधार बना के देखे तो ज्यादा मतलब क्लियर होगा। साथ साथ अगर कार्टून का कैरेक्टर को भी जानते हुए बात करें तो ज्यादा सही होगा और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम एक डिबेट में एक पक्ष के साथ हम खड़ा हो पाएंगे। तो एक तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि कार्टून है क्या और वो कैसे बात करता है, कैसे लोगों से जुड़ता है, वो इश्यूज। कार्टून का दो खास कैरेक्टर है, एक तो ये क्रिटिकल होता है और दूसरा ये ह्यूमरिक होता है। मतलब एक उसमें हंसाने की एक वो होती है, कैरेक्टर होती है, टेंडेंसी होती है कि वो हंसाता है। साथ साथ उसमें ये भी है कि हंसाते हुए वो कुछ सवाल भी रेज करता है और वो क्रिटिक करता है, क्रिटिक के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करता है कुछ। तो ये दो जो टेंडेंसी है इसके खास कैरेक्टर है और ये खास कैरेक्टर केवल कार्टून में या कॉमिक्स में ही मिलता है, बाकी किसी दूसरे मीडियम में नहीं मिलता। तो जब दो चीजें हैं, जब ह्यूमर है, क्रिटिक है, तो जाहिर सी बात है कि अपना विचार भी है इसका। हाँ, कार्टूनिस्ट का अपना विचार भी है और एक पक्ष के साथ खड़ा भी होता है ये। तो तुम देखोगे, इतिहास में जाओगे, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बड़े पैमाने पर कार्टून कॉमिक्स का इस्तेमाल किया गया, एंटी कैपिटल, एंटी इंडस्ट्रियल जो 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 हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसमें बहुत सारे लेवल पे हुआ। लेकिन उसके बाद तुम देखोगे कि जैसे रूलिंग क्लास को या फिर जो उस समय के मजबूत तबका का जो समाज था उसको जैसे पता चला कि ये यूनिक मीडियम है, इसमें ये एक क्षमता है, ये कर सकता है, तब से तुम देखना कि तब से कार्टून का इस्तेमाल भी एक प्रोपेगेंडा के रूप में बड़े पैमाने पर हुआ है। बिल्कुल इसका, हाँ, बड़े पैमाने पर हुआ है। इसका तुम सेकेंड वर्ल्ड वार बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें बड़े पैमाने पर कार्टून का एज ए प्रोपेगेंडा टूल ओपिनियन बिल्डअप करने में सोसाइटी, कॉमन पब्लिक के बीच में वो इस्तेमाल किया गया। साथ साथ तुम देखो कि स्टेट के तरफ से भी इस्तेमाल होता है, पब्लिक के तरफ से भी इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग कोल्ड वार, कोल्ड वार में भी एंटी यूएसएसआर, इवन यूएसएसआर ने भी यूज किया कॉमिक्स को। तो वो तो कॉमिक्स को, कार्टून को, अपने पॉलिसीज को ग्लोबली फैलाने में। और अमेरिका उस कोल्ड वार के पीरियड के तुम देखोगे कॉमिक्स, कार्टून, तो किस तरीके से अमेरिकन कार्टून कैसे अमेरिकन पूरे पॉलिसीज को डिफेंड करता है, पूरा डिफेंड कर रहा है, अमेरिकन आर्मी को डिफेंड कर रहा है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट। अब तुम कोल्ड वार के बाद तुम जब आओ तो तुम देखोगे कि कार्टून जो अमेरिकन कार्टून है, ब्रिटिश कार्टून या के यूरोपियन जो कार्टून है, तो उसका एक खास नेचर उभर के आता है, एक खास तरीके का अंदाज उभर के आता है। वही थर्ड वर्ल्ड में, इंडिया जैसे कंट्री में, तो उसका एक अलग नेचर है। तो हमने एक स्टडी भी किया था इंडियन और अमेरिकन कार्टून का, एनालिसिस हमने किया था। तो उसमें खास टेंडेंसी जो था क्रिटिकल और ह्यूमर,
वो कहीं ना कहीं रेस से, व्हाइट सुपरमेसी से और वहां के क्लास डोमिनेशन से जुड़ा हुआ था। कार्टून जर्नलिज्म सबसे अधिक जो इसको प्रभावित करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, तो उसको किस तरीके से देखा और समझा जाए कि क्या सचमुच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वहाँ पे एक्सप्रेशन को वहाँ लिमिटेड होना चाहिए, या अगर फिर लिमिटेड करेंगे तो एक्सप्रेशन में काफी दिक्कतें आएंगी, जो चीजें व्यक्त करने की कोशिश की जा रही हैं उसमें संकट आएगा। क्या है, कैसे समझा जाए कार्टून जर्नलिज्म के संदर्भ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तो जाहिर सी बात है कि इसकी एक अपनी पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकली अपने एक अपने खास पॉलिटिकल अंदाज में, खास पॉलिटिकल एकल के थ्रू ये सोसाइटी में काम कर। अब आ जाओ अगर इतिहास में, तो इतिहास में तुम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसलिए कहना जरूरी है कि इस पीरियड में कार्टून एक नए फॉर्म में आता है और एक बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के बीच कॉन्शसनेस को स्प्रेड करने, फैलाने में। लेकिन इसके बाद कार्टून का जो डेवलपमेंट होता है फॉर्म में होता है। एक तो कार्टून लोगों का, कॉमन आदमी का वॉइस बन के उभरता है, दूसरा कार्टून एक प्रोपेगेंडा के रूप में भी उभरता है। अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितने सारे युद्ध हुए हैं, जितने सारे एक कंडीशन हुए हैं यूरोप में या दूसरे कई दूसरे कंट्री में, उसमें कार्टून बड़े पैमाने पर एज ए प्रोपेगेंडा यूज किया गया। सत्ता वर्ग इसका यूज बड़े पैमाने पे किया, एक मास लेवल पे ओपिनियन बिल्डअप करने के लिए यूज किया है। दूसरा कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ है जिसमें कार्टून काफी बड़े पैमाने पर यूज किया है। इसीलिए तुम देखोगे कि अमेरिका में दो तरीके के कार्टूनिस्ट पैदा हुए। एक तो नेशनलिस्ट कार्टूनिस्ट हुए, दूसरा एक रेवोल्यूशनरी कार्टूनिस्ट भी हुए। तो नेशनलिस्ट कार्टूनिस्ट में तुम देखोगे कि थॉमस जो है अमेरिका का बहुत फेमस कार्टूनिस्ट है, और वो किस तरीके से अमेरिका को डिफाइन कर रहा है अपने कार्टून। उसी के पैरेलल इन अराउंड में आप तुम देखोगे कि आर्ट यॉन्ग है, जो कि रेवोल्यूशनरी कार्टूनिस्ट है, ग्लोबली बहुत बड़ा नाम है उसका कार्टून के फील्ड में। तो कहने का मतलब कि कार्टून दोनों लेवल पे इस्तेमाल हुआ है, और वो टेंडेंसी आज भी कंटिन्यू है। वो हाँ, आज भी कंटिन्यू। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं आती है, हम नहीं उठाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का अपना अपना एक गोल है। गोल के बेसिस पे ही इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम देखोगे कि अमेरिका सहित जो अमेरिका के पक्ष में जो कंट्रियां थी, बड़े पैमाने पर उन्होंने कार्टून को इस्तेमाल किया। उन्होंने ये पीछे जाएंगे, अभी हम लोग जो इराक का ही युद्ध देख ले, सद्दाम हुसैन पे जो अमेरिका ने वार किया, और उस समय जो कार्टून्स बनने शुरू हुए, जो अब अमेरिका की पूरी पॉलिसी को ये कर रहे थे, और उसके अगेंस्ट में जो कार्टून वगैरह बन रहे थे, वो दोनों तरह की चीजें सामने आ रही थी। यानी हम ये समझ सकते हैं कि कार्टून जो है, कार्टून जर्नलिज्म जो है, हमेशा वो सपाट नहीं है। अगर उसमें हास्य व्यंग है, उसमें पॉलिटिकल व्यंग भी है। बिना पॉलिटिकल व्यंग के कोई कार्टून नहीं है। तो हमेशा इसको मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बांधने की कोशिश क्यों की गई, जब दोनों तरह के कार्टून हमारे सामने मौजूद हैं। सत्ता पक्ष का भी एजेंडा सेटिंग करने वाला कार्टून है, आम जनता का जो रिवॉल्यूशनरी कार्टून है वो भी हमारे सामने है। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बीच में लाके कार्टून को खास दायरे में लिमिट करने की कोशिश की गई, या फिर अपने माइंडसेट से अपने खास एजेंडा में हम लोग देख सकते हैं हजरत मोहम्मद का कार्टून वगैरह जो बन रहा है, वो एक खास एजेंडा के थ्रू बन रहा है, या फिर उसके पीछे और भी कुछ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की, वही चीज हम लाने की कोशिश की है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कार्टून सत्ता पक्ष ने काफी बड़े पैमाने पर यूज किया, कार्टूनिस्ट को नियुक्त किया कि तुम इस पे आर्मी, जैसे बहुत फेमस है कि आर्मी को कैसे
मतलब आर्मी के प्रति आम लोगों का सेंटिमेंट को बढ़ाया जाए, सिंपैथी बढ़ाया जाए, इसके लिए कार्टूनिस्ट नियुक्त किए गए थे अमेरिका द्वारा। तो यहाँ फिर अब ये सोचने वाली बात है कि जब नियुक्त किए जाते हैं, उनको फोर्स किए इस पे बनाओ, तो यहाँ फिर अभिव्यक्ति भी तो आती है। वहां खुद, हाँ, यहाँ भी तो अभिव्यक्ति की आजादी आती है, उसके बाद भी अभिव्यक्ति की आजादी। तो का मतलब कि आज जैसे डेनिस कार्टून का जो था, डेनिस कंट्रोवर्सी में ये चीजें थी कि जैसे मान लीजिए कि आप वहां बड़े पैमाने पर व्हाइट सुपरमेसी है, यूरोप में काफी, अमेरिका में व्हाइट सुपरमेसी काफी डोमिनेट करता है। तो आप व्हाइट सुपरमेसी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ऑपरेट भी होता है, अमेरिका सत्ता के द्वारा, प्रशासन दूसरे फॉर्म में भी होता है। तो अगर उसको आप कैरी करते हैं कार्टून के थ्रू, तो आप फ्री कहाँ है? फ्री कहाँ? आप पहले तो फ्री ही नहीं है। तो कार्टून को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जब आप फ्री होंगे, जब फ्री होके आप बना रहे हैं, तब ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जब डेनिस कार्टून कंट्रोवर्सी हुआ था, तो वो उसमें पूरी तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी प्रभावित था, और वो कहीं ना कहीं इस्लाम पे अटैक जो कर रहा था, वो कहीं ना कहीं जो तेल की जो बिजनेस थी, या फिर एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट यूरोप में पूरा फैलाना, उसके बेसिस पे कई तरीके का जो पॉलिसी अमेरिका का जो पॉलिसी एंटी मुस्लिम पॉलिसी था, उसको जस्टिफिकेशन करना था। उस कॉन्टेक्स्ट में उस कार्टून कंट्रोवर्सी को देखना चाहिए। अभी का जो फ्रेंच का जो कंट्रोवर्सी है, अगर उस पे देखें तो आज का कंडीशन बदला है। अब ये है कि अभी पूरे ग्लोबली राइट विंग का उभार हुआ है। राइट विंग जैसे में नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब काफी एग्रेसिवली डिफाइन, हर स्टेट या वहाँ के राइट विंग गवर्नमेंट एग्रेसिवली डिफाइन कर रहा है। एग्रेसिवली डिफाइन कर, वो मुस्लिम कंट्री में भी तुम देखोगे, और वो यूरोप में भी देखोगे, अमेरिका में, इंडिया में तो दिख रहा है क्लियर। तो फ्रांस में सेम वही है, एंटी मुस्लिम वहां सेंटिमेंट स्टेट ने तैयार किया कि अपने उस नाम पे तैयार किया कि उसको कल्चर को बचाना है, जो कि मतलब बदल रहा है तेजी से। उनको ये बचाने के नाम पे वहां के जो वहां के जो निवासी है, मुस्लिम है, उनको भी विक्टिमाइज करना है। अब ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब? फिर कार्टून कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के, हाँ, इस सवाल में हम अब जोड़ेंगे एक चीज कि जो ये बात हुई कि पूरी दुनिया में जो है दक्षिणपंथ राजनीति का एक उभार है, और लोग इसको अपने संस्कृति के संरक्षण के इससे भी देख रहे हैं, खासकर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सब जो हैं। तो ये जो संस्कृति के इसमें देख रहे हैं, तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले कार्टून्स, ठीक है, एक तो है कि पैगंबर मोहम्मद को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है जिससे कि वो उसकी जो पूरी छवि है उसको डिसमैलिश किया जा सके। लेकिन इस चीज की जनता की जो समझ है, इस चीज को जनता जिस तरीके से समझ रही है, उस तरह के कार्टून भी सामने आ रहे हैं, या फिर वो केवल इस्लामिक जो एक सेंटिमेंट है जो जिसको यूरोप ने एस्टेब्लिश किया है, उसी को काउंटर करते हुए बस दिख रहे हैं। देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे डेनिस का कार्टून जो आया था, कंट्रोवर्सी आया था, या फ्रांस का जो कार्टून कंट्रोवर्सी है, इंडिया में भी कई कार्टून कंट्रोवर्सी हुए, अम्बेडकर का भी हुआ। तो वो मतलब शुरू से ही वो प्रोपेगेंडा का पार्ट नहीं रहा, ठीक है। वो नॉर्मली कार्टूनिस्ट ने बनाया, उस तरीके से अपना कैरिकेचर डिफाइन किया। लेकिन जो डोमिनेंट क्लास है, वो सिलेक्टिवली इस इश्यूज को लेके इतना हाईलाइट कर दिया अपने, मतलब एक होता है ना कि डिबेट आया, अपने तरीके से डिबेट को इस्तेमाल कर जाना।
तो वो चीजें हुई है, डेनिस में भी हुई है, यहाँ भी हुई है। कार्टूनिस्ट कॉमन तौर पे बहुत सारे लेवल पे सवाल उठाते रहे हैं। ये बात सही है कि एक सेंटिमेंट जो एक सेंटिमेंट नेशनलिज्म का एक सेंटिमेंट है, तो वो आता है, वो प्रभावित करता है। और वो भी अपना कार्टूनिस्ट नियुक्त करते हैं, उस तरीके से वो कहते हैं बोलने के लिए। और कार्टून यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोगों को कार्टून को एक खास समय के दायरे में जो राजनीतिक सांस्कृतिक या जो घटनाएं हैं उसके संदर्भ में उसको देख के उसको डिकोड करने की जरूरत है। उसको एक खास अगर समय एक खास समय फ्रेम के बाद अगर उसको हम डिकोड करेंगे तो हम एक खास मतलब माइंडसेट से उसको क्रिटिक करेंगे। हमको उसको समय सापेक्ष होकर देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। नहीं तो कार्टून को हम गलत तरीके से भी समझ सकते। इसमें एक बात आती है जिसको समझने की जरूरत है कि इधर भी प्रॉब्लम हुआ है कि कार्टून एक कई लेवल पे कई कार्टूनिस्ट ये भी है कि जो पॉपुलैरिटी भी गेन करने की मार्केट में जो इतना क्राइसिस है कि न्यूज़पेपर वाला आपको, आप नॉर्मली कार्टून बना रहे हैं तो आपको कई लेवल पे हरास करता है। लेकिन जैसे आप पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू करते हैं तो आपका मार्केट भी बढ़ जाता है। मार्केट भी बढ़ जाएगा, न्यूज़पेपर वाला भी आपको प्रेफरेंस देना शुरू करेगा। तो ये भी एक डायमेंशन है जो कि कारपोरेटाइजेशन ऑफ मीडियम्स हुआ है, उसके कारण ये सारी चीजें हुआ है। अच्छा, हम इस सवाल में एक नया सवाल लेना चाहेंगे कि कार्टून एक तो पॉलिटिकल कार्टून है जो न्यूज़पेपर के या मैगजीन्स के हिस्सा होते हैं, और उसका एक खास मैसेज है, पॉलिटिकल नरेशन भी है, उसमें थोड़ी सी जो है ह्यूमर भी है। इस पूरे सीरियस जो बिजनेस है उसको कार्टून के ही दूसरे जितने फील्ड हैं, जैसे कि कह सकते हो कि बच्चों की जो के लिए जो मैगजीन्स वगैरह डेवलप हुई, या फिर दूसरे तरह के जो कार्टून्स डेवलप हुए, बहुत सारे मैगजीन्स डेवलप हुए, क्या उसने कार्टून के सीरियसनेस को थोड़ा कम कर दिया, या फिर उन्होंने कार्टून को एक नई दिशा दी कि इनके लिए भी बच्चों के मौलिक चेतना के विकास में भी कार्टून अपनी एक भूमिका निभा सकता है? देखो, अभी जो तीन फॉर्म, कार्टून का तीन फॉर्म डेवलप, कॉमिक्स है, ठीक है, कॉमिक्स है, उसके बाद ये तुम्हारा पॉलिटिकल कार्टून्स है, कैरिकेचर। तो तुम दो, पॉलिटिकल कार्टून और कैरिकेचर, आज भी मतलब एक एक ढंग से क्रिटिकल और ह्यूमरिक आ रहा है। बाकी कॉमिक्स बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इंटरटेनमेंट के तरफ ज्यादा, मार्केट के तरफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया आज के डेट में। इस तरीके के कॉमिक्स जो जनता, आम आदमी के जो इश्यूज को के साथ डिबेट में लाता है या उस पर बात करता है, ऐसे कॉमिक्स बहुत कम हो गए हैं रादर देन पहले के अपेक्षा। अभी क्या हुआ है कि जैसे टीवी पे आता है एनिमेशन के आने के बाद ये कॉमिक्स पूरी तरह से एकदम इंटरटेनमेंट बेस्ड हो गया है। तो ये पूरा मार्केटाइज। कार्टून को देखो, कार्टून जो आर्ट है इमेज के फॉर्म में आता है। बहुत कम कुछ कैप्शन भी रहता है उसमें, कुछ टेक्स्ट भी होता है। तो ये ज्यादा, अगर कम पढ़ा लिखा भी आदमी समझने के कैपेबल, समझ सकता है, इसको इजीली समझ सकता है रादर देन अदर पिक्चर इमेज। क्योंकि तुम देखोगे कि इमेज, आदमी इमेज में सोचता है, पहले इमेज में ही सोचता है, इमेज के बाद टेक्स्ट में जाता है, चाहे दूसरे फॉर्म में जाता है। तो कार्टून अगर मान लो कि देख के कोई हंस भी दे रहा है, हंस भी दे रहा है नॉर्मल आदमी, तो उसको समझना है कि वो कम्युनिकेट हो गया। कार्टूनिस्ट का यही मकसद है कि वो हंसाना, या चाहे जिस फॉर्म में हंसा दिया तो कम्युनिकेट हो गया। हमने जो फील किया है कि इसको, चूंकि कल्चरली हम इसको कम्युनिकेट करते हैं ना, सिंबल्स यूज करते हैं, तो वो ज्यादा कम्युनिकेबल होता है। अब वो आम आदमी इसको बहुत गहराई से समझता है। तो कार्टून का ये है कि मतलब अदर मीडियम की अपेक्षा ही ज्यादा
इसको लोग समझ सकते हैं, ज्यादा इजीली समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो मतलब कार्टून अगर इतना अच्छा और इतना मतलब सटीक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, तो क्या हैं। जो कार्टून को एस्टेब्लिश करने वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो मीडियम्स हैं, वो इसकी गंभीरता को समझते हैं? इसीलिए क्या कार्टून जो पूरा एक कैरियर है या कार्टून का जो पूरा जर्नलिज्म है, वो कभी इंडिया में, खासकर भारत के संदर्भ में, उस तरीके से नहीं दिखता है जिस तरीके से उसको होना चाहिए, जिस तरीके से कॉमिक्स वगैरह का पूरा जो मार्केटाइजेशन है, जिसके जिसके कारण लोग कार्टून्स को जल्दी से समझ जाते हैं। न्यूज़पेपर में कार्टून्स मतलब कार्टून जर्नलिस्ट जो काम करते हैं, उनकी क्या अपनी चुनौतियां हैं? वो स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, या उनको भी एक खास दायरे में हमेशा समेट के रखा जाता है? हम्म देखो, जैसे जो प्राइवेट मीडिया आई है, जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है मीडिया हाउसेस का, मीडिया का, हम्म। हम्म। तो उसमें कारपोरेट घराना का एक मकसद यही है, सिर्फ यही मकसद है कि उसको पैसा कमाना है। हम्म। पैसा हम्म। कमाना है, पैसा कमाने के लिए ही वो कोई भी जो भी कंटेंट होगा वो अलाउ करेगा। दूसरी हम्म। बात कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कई लेवल पे काम करते हैं। जैसे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, जो हम्म। पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ, हम्म। वो उस तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं रहे हैं। और कार्टून का मीडियम है कि वो बिना क्रिटिक का वो मतलब आएगा ही नहीं, कार्टून के फॉर्म में आएगा ही नहीं, हम्म। क्रिटिक ही हम्म। करता है। तो हम्म। वो जब भी क्रिटिक ही करेगा, क्रिटिक करते हुए ह्यूमर पैदा करेगा, हंसी पैदा करेगा किसी कैरेक्टर पे, किसी सिचुएशन पे, घटनाओं पे, और ये लोगों में तेजी से फैलता है। तो हम्म। पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल जो क्लास है, वो कभी भी हम्म। इसको लाइक नहीं किया है उस तरीके से। शुरुआती हम्म। में तुम देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू उसको काफी प्रमोट किए, लेकिन उसके हम्म। बाद का पॉलिटिशियन उसको तरीके से प्रमोट नहीं किया। हम्म। तो हम्म। ये उसका कारण है कि हमारा जो समाज है आज भी फ्यूडल स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आया। बहुत सारे हम्म। इश्यूज पे वो अभी उस तरीके से प्रोग्रेसिव बात चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। हम्म। और इस न्यूज़पेपर ने इन सारे चीजों कार्टून को एक एक बहुत लिमिटेड स्पेस में मौका दिया। हम्म। आफ्टर 80 के बाद, 80 के हम्म। पहले वो था, एक प्रोग्रेसिव सेंटिमेंट था, उस समय कार्टून बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए, न्यूज़पेपर भी हम्म। जगह दिए। लेकिन हम्म। उसके बाद का जो कंडीशन हुआ उसमें हम्म। बहुत कम जगह मिली। हम्म। बहुत कम जगह मिली। ये पूरा का पूरा कहीं कंट्रोल जो सिस्टम पूरा है, एक दूसरे हम्म। कई लेवल पे कंट्रोल किया जाता है, ये भी एक कारण है। हम्म। हम्म।